अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एक्सरा आर के शर्मा एक्सपोज CIA इंटेलिजेंस। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। फिर भी उनको खेलने देते हैं बिकॉज वी बिलीव इन फेयर प्ले। अगर भारत डर्टी गेम पे आ जाएगा, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हिट देम, बट वी नो कि हम क्या कर सकते हैं। और जब हम अपने कंधे पे आएंगे वो बहुत दुख पाएंगे। वो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हर फोन के द्वारा हर नागरिक के ऊपर 24 घंटे इस तरह का सर्वेलेंस रखा जाता है कि वो नागरिक अगर अपनी सरकार से इतर कुछ भी सोचे तो उसे पकड़ के वो ठीक कर दिया जाए। गूगल को पता है ये बात, एप्पल को पता है, ये सबको पता है ये बात। आप और हम बैठ के क्या कर रहे हैं, कब कहाँ पे कैसे होता है, इस कैमरे के पीछे क्या होता है वो आपके फ़ोन ऑन करके देख लेते हैं। मार्क ज़करबर्ग अपने लैपटॉप का हमेशा कैमरा हाइड करके रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका भी लैपटॉप हाईजैक करके उनका वीडियो को ऑन करा जा सकता है उनकी जानकारी के बिना। इस व्यवस्था का नाम है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के द्वारा, साइऑप्स कहते हैं उसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में। ये साइऑप्स का पर्पस होता है लीडर्स के दिमाग में जाके डाउट क्रिएट कर देना उनकी खुद की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। ये अमेरिकन की इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किया गया ऑपरेशन है। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस के द्वारा रन किया जाता है लंदन के अंदर। ये सारे अटैक जितने हमारे एम्बेसीज के ऊपर हुए हैं, जितने हमारे कॉन्सुलेट पे हाई कमीशन के अंदर हुए हैं, इसके तार उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हैं। उनको पता है ये बात, उनको पता है कि हमें भी पता है ये बात। अमेरिकन इंटेलिजेंस किस तरह से क्या गेम खेलती है वो हम ग्राउंड पर रह के फेस किए हैं, लड़े हैं और उन्हें हराए हैं और जीत के आए हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है और ये वो जानते हैं। और मैं उनको मुंह के सामने बोला और मैं फिर बोल रहा हूँ, मत करो ऐसे, डोंट प्ले विद अस। क्या हम जानते नहीं इंडिया में उन्होंने किस तरह के ऑपरेशन इस वक्त लॉन्च कर रखे हैं? हम जानते हैं और हम उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करेंगे। और हम वो कार्रवाई करेंगे कि वो लोग वास्तव में इस प्रोवोकेशन से बाज आ जाए। ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए बता रहे हैं कि ये हमारा एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन है कि हमने हिंदुस्तान के खिलाफ ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करके कनाडा को दे के और उसको ऐसे प्रेजेंट करवा दिया दुनिया के मीडिया के सामने। अगर कोई जर्नलिस्ट रोज ये लिख रहा है कि रशिया हार रहा है, रशिया हार रहा है, रशिया हार रहा है, रशिया हार रहा है, तो यथार्थ यही हो जाएगा ना कि रशिया हार रहा है। अगर कोई जर्नलिस्ट रोज यही लिखेगा कि बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो यथार्थ ये हो जाते हैं बच्चे मर जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स, पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं राजीव कृष्ण शर्मा जी और रॉ के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और अफ़गानिस्तान में, सीरिया में, बाकी और भी मालूम नामालूम पोस्टिंग्स इन्होंने ली हुई हैं। सो कैसे हैं राजीव जी? आनंद है भैया, आनंद है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसमें एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उसने जो रॉ के हमारे जो वहाँ पे कनाडा में जो स्टेशन चीफ थे उनका नाम पब्लिक किया और उनको वहाँ से पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके निकाल दिया कनाडा से। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया। इंडिया ने भी उनके जो स्टेशन चीफ थे कैनेडियन इंटेलिजेंस के दिल्ली में, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके और वापस भेज दिया और इंडिया ने भी उनका नाम पब्लिक कर दिया। तो आपका ये कैनेडियन इंटेलिजेंस है कितनी बड़ी तोप की, मतलब इसको इतना बताया जा रहा है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस के पास ये रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है, और इंडिया ने जो है निज्जर को वहाँ खालिस्तानी को मरवाया और रॉ ने मरवाया और ये ऑफिसर जो स्टेशन चीफ हैं ये इन्वॉल्व थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट की सबूत है। सबूत दिया नहीं है बट वो क्लेम करते हैं कि उनके पास सबूत है। वैभव जी, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस करके एक ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क है जिसमें अंग्रेजी बोलने वाले 5 देश हैं और उनका ये अलायंस बहुत ज़्यादा पुराना है।
और वो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। अगर आप एंथनी ब्लिंकन की बॉडी लैंग्वेज और उनके कहे हुए शब्दों को गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे ये किस दिशा में जा रही है पूरी कहानी। अमेरिका ने शेयर की है इंटेलिजेंस कनाडा के साथ और इसीलिए शेयर की है कि उस इंटेलिजेंस के द्वारा इंडिया को, भारत को परेशान किया जाएगा, क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया को निसंदेह दिखा दिया कि तीसरा जो विकल्प है दुनिया के सामने वो भारत ही है और भविष्य भारत निर्धारित करेगा। ये बात नागवर गुजरती है खासतौर से अंग्रेज़ों को, जो अभी भी उस मानसिकता से बाहर आ नहीं पाए हैं, जो मानसिकता ये चाहती है कि उनके बनाए नियमों के अनुसार दुनिया चले और चलती रहे और वो उसका फ़ायदा उठाते रहे। हमसे बड़ी अपेक्षाएं रखी गई कि यूक्रेन के मसले पे हम उनका साथ दें, बहुत प्रेशर डाला गया। माननीय प्रधानमंत्री ने उन सभी तरह के प्रेशर्स को बहुत सक्सेसफुली नेगोशिएट करके भारत को पुनः एक दफ़े दुनिया के पटल पे जियोपॉलिटिक्स का एक रियल पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर प्रस्तुत किया। नए ग्लोबल अलायंस बनाए, दुनिया भर के उन देशों के साथ हमारी गहरी मैत्री हुई जो पिछले 20 वर्षों में हम नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणों के चलते, और ये सब बातें बहुत गहराई से नोटिस की जा रही थी इन 5 आईज ग्लोबल अलायंस के द्वारा। तो ये जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स है और इंटेलिजेंस एजेंसीज है और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल गेम। वो बिल्कुल अलग तरह का एक बहुत ही षड्यंत्रकारी और रहस्यों से भरपूर और स्मोक्स एंड मिरर्स कहते हैं उसे, आभासों और विरोधाभासों से पूरी तरह से लैस एक ऐसा जगत है जहाँ पे सत्य और असत्य का निर्धारण कर पाना असंभव है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में जो आपका सवाल था कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भारत उभर रहा है दुनिया की सबसे बड़ा मुद्दा ये है शक्ति के तौर पे, जो कि दुनिया को वो तीसरा विकल्प, एक ग्लोबल ऑर्डर है अभी स्थापित, जिस ग्लोबल ऑर्डर को 1945 के बाद से ब्रेटन वुड कंसेंसस के नाम से जाना जाता है, WTO, वर्ल्ड बैंक वगैरह, डॉलर का डोमिनेंस, ये व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। अब ये व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है रशिया के द्वारा और चाइना के अलायंस के द्वारा, जिनके साथ ईरान है, उनके साथ सीरिया है, उनके साथ वेनेजुएला है, उनके साथ क्यूबा है, उनके साथ नॉर्थ कोरिया है। ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, अथॉरिटेरियन व्यवस्था। इनका भी एक प्रयास चल रहा है कि दूसरी तरह की व्यवस्था ये करी जाए। तीसरा विकल्प भारत दे रहा है, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो इस दुनिया में पहले बार वसुदेव कुटुंबकम के आइडिया के साथ, ये पूरी दुनिया एक परिवार है, शोषणकारी व्यवस्था से दूर जाके और आम सार्वभौम भवन्तु सुखिनः उस विचारधारा के साथ कुछ करा जाए। लंबे उस डिस्कशन में ना जाके, ये वो विचारधारा है जिसका समय आ चुका है। दुनिया भर में लोगों को पता है कि कैपिटलिज्म शोषणकारी षड्यंत्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सर्वेलेंस कैपिटलिज्म नाम की व्यवस्था हो चुकी है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है और अब उसका भविष्य बचा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सर्वेलेंस कैपिटलिज्म क्या है? सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, अच्छा, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म एक एंड स्टेज कैपिटलिज्म की वो मेथडोलॉजी है जहाँ कैपिटलिज्म सरवाइव करता है अपने खुद के सिटीजन्स के ऊपर लगातार सर्वेलेंस करके, क्योंकि सिटीजन्स और स्टेट का जो पैक्ट है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन के चलते हैं, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क सब फेल हो जाते हैं, जैसा कि अमेरिका में हो रहा है। कैलिफोर्निया में गरीबी की जो हालत है, भूखमरी की जो हालत है और बेघर लोगों की जो हालत है और जो फेंटानाइल ओपिएट जो क्राइसिस है,
वो इतनी ज़्यादा भयावह है कि आप उसकी यहाँ बैठ के कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका को जो डाउनफॉल इतना इमिनेंट है कि वो हो के ही रहेगा 1, 2, 3, 4 साल, 5 साल, उससे अधिक भविष्य है नहीं अमेरिका और नेटो का। तो आपका जो सवाल है वो सर्वेलेंस कैपिटलिज्म एक व्यवस्था है जिसके द्वारा हर फोन के द्वारा हर नागरिक के ऊपर 24 घंटे इस तरह का सर्वेलेंस रखा जाता है कि वो नागरिक अगर अपनी सरकार से इतर कुछ भी सोचे तो उसे पकड़ के वो ठीक कर दिया जाए और कोई भी इस तरह का मूवमेंट न क्रिएट हो पाए जो कि इस स्थापित व्यवस्था से दूर जा पाए। और अगर ऐसे मूवमेंट होता है तो उसका इन्फिल्ट्रेशन ऑलरेडी है टेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे कि ब्लैक लाइफ मूवमेंट या ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट्स थे, तो उसमें फ़ोन के द्वारा आपको पता है कि कौन लोग इस मूवमेंट में जाते हैं, कौन कहाँ पे रहते हैं, किन लोगों के द्वारा ग्रुप बनाए जाते हैं, वो लोग आपस में क्या बात करते हैं। इसलिए पहले जो काम ह्यूमन इंटेलिजेंस करती थी वो अब टेक्नोलॉजी खुद अपने साथ लेके घूमते हैं। आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, या अमेरिका को पता है इसको, गूगल को पता है ये बात, एप्पल को पता है, ये सबको पता है ये बात। आप और हम बैठ के क्या कर रहे हैं, कब कहाँ पे कैसे होता है, इस कैमरे के पीछे क्या होता है वो आपके फ़ोन ऑन करके देख लेते हैं। मार्क ज़करबर्ग अपने लैपटॉप का हमेशा कैमरा हाइड करके रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका भी लैपटॉप हाईजैक करके उनका वीडियो को ऑन करा जा सकता है उनकी जानकारी के बिना। इस व्यवस्था का नाम है सर्वेलेंस कैपिटलिज्म, जहाँ अमेजन के जो चीफ थे जेफ बेजोस, उनका फ़ोन हाईजैक करके उनके पिक्स निकाल के और फिर उनका वो बहुत एक्सपेंसिव डाइवोर्स सेटलमेंट हुआ है। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जहाँ कोई भी उससे सिक्योर हो ही नहीं सकता। वो ऑपरेशन तो सऊदी इंटेलिजेंस ने किया था ना। बिल्कुल, अच्छा था ना। सॉरी ऑफ ट्रैक। तो हम बात कर रहे थे कनाडा के साथ हमारा क्या मुश्किल है। तो 5 आइज़ जो ग्लोबल अलायंस है वो लोग ऐसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हमेशा ऑनगोइंग रखते हैं, जिन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का एक फोकस होता है नैरेटिव कंट्रोल और दूसरा फोकस होता है स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस फॉर डिसीजंस एट द हाईएस्ट लेवल, इंक्लूडिंग फॉर आवर इन आवर डेमोक्रेसी एट द प्राइम मिनिस्टर्स लेवल। अब प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई विकल्प छोड़ा नहीं किसी के लिए जिसका इस्तेमाल करके उनके निर्णयों को प्रभावित किया जा सके। आप मतलब जिस तरह के वो हैं प्रधानमंत्री, वो अपना निर्णय लेते हैं। अब किसी के पास ऐसा कौन सा लेवर है जिसका इस्तेमाल करके वो उनके निर्णय को प्रभावित करने का इस्तेमाल करने का सोचे? वो है पब्लिक ओपिनियन को अनफेवरेबली क्रिएट किया जाना साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के द्वारा। साइऑप्स कहते हैं उसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में। ये साइऑप्स का पर्पस होता है लीडर्स के दिमाग में जाके डाउट क्रिएट कर देना उनकी खुद की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। अगर आपको पता हो जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, सिर्फ एग्जैक्टली उस दिन दिल्ली में दंगे हुए थे। ये संयोग नहीं होता। देर आर नो कोइंसिडेंसेस, देर आर नो एक्सीडेंट्स, देर इज अ होल चेन ऑफ इवेंट, देर आर अ होल होस्ट ऑफ एक्टर्स। एक बहुत लंबी कतार होती है उन लोगों की जो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं इस तरह की इवेंट्स एग्जैक्ट उस प्रिसाइज मूवमेंट पे जब निर्णय लिए जाते हैं। मैं ऐसे वॉर जोन्स में सेवाएं दिया हूँ भारत सरकार को और भारत माँ को, जहाँ मैंने फर्स्ट हैंड नोटिस किया है कि अगर कल सुबह यूएन में मीटिंग है आज रात को अटैक करवा देते हैं, क्योंकि कल सुबह अखबार में ऐसा आएगा ना कि आज रात को एक केमिकल अटैक हो गया, गुटा के अंदर केमिकल अटैक हो गया, ये तो अपने लोगों को मार रहे हैं, ये तो केमिकल वॉरफेयर करने वाले राक्षस हैं। इस तरह का वातावरण फैला के यूएन में इन्फ्लुएंस किया जाता है वोटिंग को। वहाँ पे ऐसे रेजोल्यूशंस पास करवा लिए जाते हैं जिस रेजोल्यूशंस के द्वारा उन कंट्रीज़ में इवेंचुअली रेजिम चेंज हो जाती है। ये सब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ऑन गोइंग है। CIA के द्वारा दुनिया भर में जो कुछ किया जा रहा है वेल डॉक्यूमेंटेड। अब इंटेलिजेंस रहा नहीं, वो पब्लिक डोमेन में है सारा नॉलेज। हम जो फेस कर रहे हैं ये उसी तरह का एक बहुत वेल ऑर्केस्ट्रेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन है विच हैज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ नॉट जस्ट साइऑप्स बट अदर एलिमेंट्स। It's a whole basket of tools used against India, and the purpose is to influence our decision making at the highest level by using these leverages to pressurize us at the level of the Prime Minister and at the level of the state. So clearly it is an affront to the dignity and sovereignty of India as a nation. And it is a challenge to the dignity and authority of the Prime Minister, because when you start challenging Indian states agents for carrying out actions like this, you are actually trying to directly blame somebody right up to the chain, and what you're actually asking is an accountability which
you are well aware. It's just not there because it is, in your own words, based on credible allegations and not evidence. So we are aware of the allegations. We are aware of the game that is getting played. We are aware of who has shared intelligence. We are aware of what games Jack Sullivan is up to. We are aware of the games that Anthony Blinken is up to. We are aware of what they have planned. This platform, I'm just trying to tell them, don't play with fire, because if you do that, it is going to come back and hurt you so bad, you're going to scream and run. Don't play with fire. ना खेलो भाई। ये इंडिया के साथ इस तरह के इंटेलिजेंस ऑपरेशन स्केल करे और हमारे सॉवरेन डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना आतंकवादियों का सहारा लेके और उन आतंकवादियों को मरवा के उसके ब्लेम हमारे ऊपर शिफ्ट करके, और ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब यहाँ पे एक इस तरह का इलेक्शन होने वाला है जिसका डायरेक्ट बेदखली इलेक्शन पे होने वाला है, क्या हम जानते नहीं है हमारे साथ क्या किया जा रहा है? हम सब जानते हैं। सर ने अच्छा हम फिर भी उनको खेलने देते हैं बिकॉज वी बिलीव इन फेयर प्ले। अगर भारत डर्टी गेम पे आ जाएगा, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हिट अस, दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हिट देम, बट वी नो कि हम क्या कर सकते हैं, और जब हम अपने कंधे पे आएंगे वो बहुत दुख पाएंगे। इसलिए मेरी विनती है ऐसे लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से ही एक दफ़े मैंने हाथ जोड़ के विनती की थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से कि आग से न खेलें। वो दोनों इस वक्त किस स्थिति में है वो सब जानते हैं। वही विनती मैं एंथनी ब्लिंकन से, सही बात है, और कनाडा के प्रधानमंत्री से भी करना चाहता हूँ, न खेलें इस तरह के गेम हमारे साथ, कि फिर हम अपने खेलने पे आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा दुख पाएंगे। इसका एक सब्सिक्वेंट ये भी होता है कि हमेशा CIA को एक बहुत ग्लोरीफाइड वे में दिखाया जाता है। मेरी आपसे एक बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि फिल्में अच्छी बना लेते हैं। फिल्में भी अच्छी बना नहीं लेते हैं, मतलब वो ज़्यादातर टैलेंट बाहर से आया है। लोकल होममेड अमेरिकन टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेड है। अमेरिकन नाम का कोई राष्ट्र थोड़ी है, वो तो ऐसे एक सराय खाना है जहाँ पे 1000 तरह के लोग आ गए, अपना मिल के अपना कुछ कर लिए हैं। अभी तक उसका आगे भविष्य है नहीं, वो अपने खुद के विरोधाभासों के नीचे इतना ज़्यादा दबता जा रहा है कि एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पे भी उसका कोई भविष्य बचा नहीं है, और ये उनको साल रहा है, दुख रहा है। वो होता है ना कि वो वर्ल्ड पावर जब होते हैं वो इतने आसानी से हार नहीं मानते, तो वो जाते जाते कोशिश करेंगे कि उनके पास जो ये सामरिक सत्ता है हथियारों वाली, उसका इस्तेमाल करके बहुत बड़े धमाके करके एटलीस्ट गो डाउन विद द बैन, दैट होल वाइट मैन्स बर्डन, नो, जो 2000 साल से वो रोम के बाद से इट गोज फार बैक इन हिस्ट्री। जो यूक्रेन में लड़ाई है वो रशिया और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं है, उस लड़ाई में बहुत गहरे आध्यात्मिक कारण हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि यूक्रेन में पिछले 2000 साल से जो चर्च था, उस चर्च को पिछले 6 साल में बदल दिया गया, और जो 2000 साल से चली आ रही व्यवस्था थी उसकी जगह कॉन्स्टेंटिनोपल के नए चर्च के पोप को लाके वहाँ बैठा दिया गया। ये किसी को भी स्वीकार नहीं होगी। ये उस तरह की बात है कि कोई हमारे धर्मों के साथ या हमारी परंपराओं के साथ या हमारी शंकराचार्य की परंपराओं के साथ आके और उन्हें परिवर्तन करने का प्रयास करे। क्या भारत स्वीकार करेगा? ना। ऐसे ही रूस भी नहीं स्वीकार करेगा ना। वहाँ पे रूसी लोग बोलने वाले हैं, उनके ऊपर कितनी ज़्यादा जातियाँ हुई हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो पूरी तरह से एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। 2007 में उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि यार ऐसा मत करो, दिस इज अ रेड लाइन फॉर अस, डोंट कम देयर, डोंट क्रॉस दिस। उसके बाद में लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो उनकी सज्जनता है अभी तक कि वो चुप हैं। जब व्लादिमीर पुतिन अपने कंधे के ऊपर आएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? They are not aware of the dangerous games that they have started playing because these countries are getting run by people who are actually sorry, but they are on the verge where the difference between sanity and insanity is frail and incomprehensible. So with those kind of leaderships, with that kind of arsenal, with those kind of nuclear weapons and these kind of rogue intelligence agencies called CIA, I mean, these people are going to drag the world into a chaos. And they're going to keep on doing these regime change operations. And unfortunately, because of its prominence in global geopolitical stature, and now because of their emerging as the leader of the global south, तो उसके चलते वो सब प्रेशर अब हमारे ऊपर आएगा, लेकिन हम उसे सहन करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी।
भारत वो सब कुछ करेगा जो ज़रूरत है, जो कुछ भी हमें हमारी इस देश की और इस देश के लोगों की रक्षा करने के लिए ज़रूरत होगी, हम सब करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे करेंगे, जैसे ज़रूरत होगी वैसे करेंगे। इंडिया को अधिकार है, जैसे आपको अधिकार है, जितना आपको अधिकार है उससे ज़्यादा हमें अधिकार है, क्योंकि भारतवर्ष माँ है न सिर्फ डेमोक्रेसी की बल्कि ह्यूमैनिटी की। इफ एनीबडी हैज एनी राइट, इंडिया हैज मोर। इसमें एक चीज़ ये भी बार बार उठाई जा रही थी कि जो बेसिकली कनाडा में जितने भी खालिस्तानी रहते हैं उनको फ्रीडम दी जाती है। जैसे कनिष्का बॉम्बिंग हुई, एयर इंडिया का प्लेन उड़ाया गया, इसमें 329 लोग मारे गए, 60-70 से ज़्यादा भारतीय थे, भारतीय मूल के थे, और जो बाकी भी थे वो उसमें बहुत सारे मेजॉरिटी जो थी वो भारतीय मूल के लोग थे, भले ही वो कनाडा के नागरिक हों। उनके जो किलर्स हैं उनकी वहाँ पे उनको सेलिब्रेट करने के लिए रैली निकाली जाती है। उन टेररिस्ट, जिन टेररिस्ट ने प्लान किया, जिन टेररिस्ट ने एग्जीक्यूट किया, उन टेररिस्ट की फोटो लगा करके 40-40 हज़ार लोगों की रैली निकलती है कनाडा में। कैनेडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है। एक तो ये कनाडा का जो स्टेट है उसका खालिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है, एक सवाल ये है। दूसरा, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिक्स फॉर जस्टिस का जो हेड है, जो रेफरेंडम 2020 के नाम का उसने एक ड्रामा शुरू किया, उस समय ड्रामा था, बट अब देखते हैं तो अभी हाल में जब उसकी वोटिंग हुई है कनाडा में तो उसमें करीब 35-40 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस रेफरेंडम में। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने उसको उस फिगर को एक्नॉलेज नहीं किया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं 5,000 लोग भी नहीं थे, बट एक्चुअली द ग्राउंड रियलिटी इज कि कम से कम जो वहाँ पे ग्राउंड के लोग मौजूद थे उनका कहना है कि 30-35 हज़ार लोग तो कम से कम थे, और वो न्यूट्रल ओपिनियन जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर जो रेफरेंडम कराने वाले हैं वो रेफरेंडम कराने वाले यूएस नेशनल्स हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू खुद यूएस नेशनल है, वो अमेरिका में रेफरेंडम नहीं होता है कभी, वो रेफरेंडम हमेशा कनाडा में क्यों होता है? तो ये दो सवाल है। कैनेडियन गवर्नमेंट का जो इतना एक ढीलापन है, ये डिसेंट वॉइस तो नहीं है। अगर डिसेंट वॉइस है तो फिर जो यूएस कैपिटल हिल पे जिन्होंने हमला किया वो क्या वहां पे कोई बंदूक और हैंड ग्रेनेड्स लेके गए थे? नहीं, वो भी गए थे, ऐसे ही गए थे। लेकिन जब हमारे यहाँ लाल किले पे चढ़ते हैं और तिरंगा झंडा जिसको भारत का प्रधानमंत्री फहराता है 15 अगस्त को, वो भारत के स्वाभिमान का हिस्सा है, वहां पे लोग चढ़ करके उस झंडे को उतार के वहां पे खालिस्तान का झंडा फहराते हैं और इसको डिसेंट वॉइस कहा जाता है। तो ये जो दोगलापन है, जो हिपोक्रेसी है, एक चीज हमारे यहाँ कैसे सही हो जाती है और आपके यहाँ गलत हो जाती है। आप यूएस कैपिटल हिल पे जो घुसे थे लोग, उनको आपने 25-25 साल की 30-30 साल की सजाएं दी है फास्ट ट्रैक कोर्ट करके, और हम नहीं कर सकते कार्रवाई। कहते हैं ना कि आपका कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता डॉगी, ये हिपोक्रेसी है। ये हिपोक्रेसी इसलिए है क्योंकि हम अभी तक भी किन्हीं कारणों की वजह से इस बात की चिंता करते हैं कि हम क्या सोचते। जिस दिन हम ये चिंता करना बंद कर दिए, खत्म हो जाएगा हमारा। सही बात। भारत ने शुरू कर दिया ये। अब भारत को एक्चुअली इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका क्या सोच रहा है, कि यूएन क्या सोच रहा है, कि चाइना क्या सोच रहा है, कि कनाडा क्या। हम सोच लिए बहुत सबके बारे में, हमारे पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं लोग। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किया गया ऑपरेशन है, ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस के द्वारा रन किया जाता है लंदन के अंदर। ये सारे अटैक जितने हमारे एम्बेसीज के ऊपर हुए हैं, जितने हमारे कॉन्सुलेट हाई कमीशन के अंदर हुए हैं, इसके तार उन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ है। उनको पता है ये बात, उनको पता है कि हमें भी पता है ये बात, हमें भी पता है कि उन्हें पता है ये बात। लेकिन इंटेलिजेंस क्योंकि इस तरह का एक जेंटलमैनली कुछ कंडक्ट होता है कि करी नहीं जाती, कई बातें कहीं भी नहीं जाती। ठीक है, आप करिए, आपका क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ये एक शतरंज के गेम की तरह है। लेकिन उन्होंने अभी जो किया है वो शतरंज के गेम को फुटबॉल की तरह खेलने का प्रयास है, और फुटबॉल में भी उन्होंने डीमेफॉर्म किया है। ऐसे वक्त पे जो भारत की क्राउनिंग ग्लोरी थी, हमारे शायद आज तक का सबसे स्वर्णिम क्षण था, है आज़ादी का स्वर्णिम काल, G20 के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और भारत में दिल्ली के अंदर एक समिट। उस वक्त पे ऐसी बातें क्यों? क्योंकि नियत में खोट है, नियत में खोट है। रेसिस्ट है वो लोग, दिखाने के लिए वो रेसिस्ट सुनाग और बाकी सब लोगों को चुन के रखते हैं। अंदर से वो लोग अभी भी उस वाइट मैन्स बटन के द्वारा ग्रसित हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे भारत के द्वारा वहाँ पहुँचे लोग उस विचारधारा में आ जाते हैं, और वो लोग खुद कहने लग जाते हैं कि हाँ बहुत लोग आ चुके, अब और मत आना।
रेलवे के टेंडर नहीं होता है कि हमको सीट मिल गया और किसी को नहीं घुसने देंगे। इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे लोगों का, हमें पता है ये सब बातें। अमेरिकन इंटेलिजेंस किस तरह से क्या गेम खेलती है वो हम ग्राउंड पर रह के फेस किए हैं, लड़े हैं और उन्हें हराए हैं और जीत के आए हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है और ये वो जानते हैं। और मैं उनको मुंह के सामने बोला हूँ और मैं फिर बोल रहा हूँ, मत करो ऐसे, डोंट प्ले। क्या बात है सर के पास, आर के शर्मा साहब सर ने भाई बहुत अच्छी बातें की है, लेकिन एक ही उनका भाई सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना वो यही है भाई कि भारत अब उभर रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो फेस करनी पड़ रही है। और जो इस 10 साल में या पहले जो 5 साल थे ठीक है उसमें उनको थोड़ा सीधे होते हुए टाइम लगा है, लेकिन अब के जो 5 साल है ना इनमें वो काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी आगे से रोका जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्राई की जा रही हैं। और सर ने खुले लफ्ज़ों में बोल दिया है कि जो इस पर ट्राई कर रहा है, जो इसके पीछे है, वो सीधा सामना वो बैठे हुए हैं भाई अमेरिका। वो तो भाई अमेरिका ने ऐसे बनाए हुए हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक कैंप बनाए हुए हैं, उनकी जो बड़ी बिल्डिंग है ना वो फौजियों वाली, उन्होंने कैंप बनाए हुए हैं। एक कैंप में ऐसा है कि उन्होंने एक कंट्री को हैंडल करना है, दूसरे कंट्री में कैंप में ये है कि भाई उन्होंने दूसरी कंट्री को, ऐसे उन्होंने कैंप बनाए हुए हैं। ऐसे हमारे यहाँ भी भाई बनाए जाते हैं, जैसे मीडिया को या जैसे कंट्रोल किया जाता है, तो ये सारे एक वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यही चीज़ एक समझाने की सर कोशिश कर रहे हैं कि ये पीछे से यही उनकी है, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि भाई अब हमारा आपका इंडिया है और दूसरी कोई कंट्री का भाई पाकिस्तान का बंदा वहाँ जाकर एक परचम लहरा दे और भाई आप कुछ को उसको बोले ही ना। तो भाई ये सब एक पीछे से किया जा रहा है, उनको इजाज़त दी जा रही है कि पन्नू कोई बड़ी बला नहीं कि उसको कनाडा भाई एक मिनट में पकड़ कर पीछे रख केस बनी हुई है। असल मामला शुरू हुआ है जिस दिन दिल्ली डेलीग्रेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया था ना, और उसमें बिल्कुल भी रशिया का नाम नहीं था। ये चीज़ जो है ना वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक आग लगा के गई है। भी ठीक है उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक्सेप्ट तो कर लिया सब कुछ, लेकिन ये के बाद में जो उनके तोते उड़े हैं ना, आपकी सोच है बिल्कुल, उन सर ने बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली की है कि जो 5 आइज़ है ना, वो 5 आइज़ का मतलब ये है कि उन सब की इंटेलिजेंस जो है ना वो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करती हैं और सब कुछ जो है ना वो प्लानिंग के तहत। देख लो उन्होंने कनाडा नहीं बोला, उन्होंने बोले ही अमेरिका है कि जो कुछ करवाया उन्होंने करवाया, अमेरिका करवा रहा है वहाँ पे। एक पिछली वीडियो में भी यही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका ज़रूर है इसमें। तो भाई अब जो चीज़ें बंदे समझते हैं ना उनको पता चल जाता है। अब देखो ना, एक हम नॉर्मल बंदे यही सोचते हैं कि यार ये सब चीज़ें नॉर्मल होगी। अब उधर जो एक बम ब्लास्ट हुआ है वो भी एक ऐसी चीज़ें होगी, हमला हो गया वो भी एक चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन जो इस फील्ड में रहता है ना वो हर चीज़ के से वाकफ़ होता है। सर को भाई काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, सीरियसली उन्होंने एक निचोड़ दिया है ग्राउंड पर, और उन्होंने हर चीज़ निचोड़ दिया है कि वो कैसे चीज़ें सोचते हैं और कैसे चीज़ें करते हैं और कैसे एक वो एक क्रिएट करते हैं मसला के एक बड़ा हवस बने और फिर खुल कर सामने आए और फिर हम एंट्री मारे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखो ना, एक इंडिया एक ठीक है, उन्होंने भाई पहले भी एक यूक्रेन की निंदा नहीं की, और ये सबसे बड़ा पॉइंट था एक इंडिया को ये G20 देने का ना एक चांस, क्योंकि अभी 2 कंट्रीज रहती है, ब्राज़ील भी रहता है, एक और भी रहती है, फिर जाकर ये स्टार्ट होगा। एक अमेरिका ने तो 2 दफ़ा अटेंड किया, क्योंकि इन्होंने ये चाहते थे कि इंडिया इस पर इनकी निंदा करे और हर चीज़ हो। अब एक ब्राज़ील को भी दे सकते थे, इनके पास चांस था कि आप इस साल ले जाओ, आपकी हैंडल होती है। शायद मैं एक गलत हूँ कि वो एक रूटीन बनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके तार ज़रूर जुड़ते हैं। अब CIA भाई इनकी क्या बात है, ये तो इन्होंने हर मुल्क में अपनी एक रोब फैलाना होता है कि हमने क्रिएट किया हुआ है। हाँ। देखो ना, सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है जो कि बहुत अरसा पहले जो है ना वो 2-4 मंथ पहले कह लें या 1 साल पहले से ज़हन में यही थी कि जो आने वाला 2024 का इलेक्शन है ना वो बहुत लोगों को खटक रहा है। अगर अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं ना तो आपकी सोच है कि वो किस तरह हर चीज़ के अंदर स्वागा फेर देंगे। हाँ। और यही चीज़ वो जो है ना वो सर बता रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हम हर तरह से आग से खेलें, क्योंकि वो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि भाई इंडिया बिल्कुल एक मौका देता है, आप खेलें। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा था कि एक टाइम पहले भी था, मैं इधर आया था, उस वक्त मैंने जो है ना वो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के प्लस प्राइम मिनिस्टर हैं,
कहा था कि ना खेलो ना खेलो, आज दोनों जेल में नहीं पाकिस्तान सही बात, यार, सीधा क्या point कमाल का भाई point है। पाकिस्तान तो भाई एक खिलौना सा है, ये एक बस इनको साइड पर चल दे कर दे, लेकिन एक सीआई पे आई है ना, तो एक इंडिया अब ये नहीं चाहता कि एक मतलब कि ओपनली एक वो एक ट्रूडो की तरह एक इल्ज़ाम लगा दे कि सीआई इसमें मुलव्वस है। ये इस पर अब रॉ ऑपरेशन करेगी ऑलरेडी, शायद हम नहीं जानते, वो ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही होती हैं इंटरनल के, इनको एक कैसे दबोचा जाए, क्योंकि इनके नेटवर्क ज़रूर होते हैं हर कंट्री के, इन्होंने कोई ना कोई जासूस ऐसे छोड़े होते हैं जिसका आपको पता नहीं है। चाइना में हाल ही में उनका एक मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, एक पोस्ट पर ही था, उसका लिंक एक अमेरिका की लड़की के साथ मिला, तो वो भी चीज़ें खुलकर सामने आई। तो इन्होंने हर चीज़ एक हैंडल की होती है। कल परसों की बात है, वो एक ट्रंप बोल रहा था एक CIA के कोई इसको अभी फांसी दो, पता नहीं उसका कसूर क्या था, उसने क्या है कि किस मुल्क का बेड़ा नहीं गर्क किया और वो चाहते थे कि इसका बेड़ा गर्क हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया। जो उन्होंने यही बोला कि अभी इसको फांसी दो। अब पहले हम यही बात करते थे कि यार हर चीज़ ये कर सकते हैं, इधर तो वाकई कर सकते हैं, पाकिस्तान में वो कर सकते हैं, ईरान में कर सकते हैं, आगे इराक वाली साइड उधर तो उन्होंने एक तबाही मचा दी है, लेकिन हम इंडिया से नहीं एक्सेप्ट करते कि उधर एक वो चीज़ें करेंगे और ऐसा करेंगे। और बंदे कैसे खरीदते हैं जो अपोजिशन में थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, एक पैसा लगाते हैं, सबसे बड़ी बात है पैसा लगाते हैं और पावर लगाते हैं और अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, ये आप एक पॉइंट देख लें कि सबसे पहले ग्राउंड बनाते हैं। अब सबको यही लगता है कि भाई ओवरऑल जो भी देख रहे हैं कि जो इंडिया और कनाडा का जो मुद्दा है ना आहिस्ता आहिस्ता दबता जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देख ले कि सबसे पहले उन्होंने एक पूरा ग्राउंड बनाया है, उधर जाकर खालिस्तानियों को कि इतने साल उन्होंने ये चीज़ तैयार की है और अब उन्होंने ये मिशन स्टार्ट कर दिया। अगर इंडिया यहाँ पर स्टैंड लेता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, ये कभी नहीं हो सकता कि अब वो रुकेंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये चीज़ें चलेंगी और वो ज़ोरों शोर से करेंगे। अब छोटी सी मिसाल ले ले, ये पाकिस्तान था भाई, उन्होंने कैसे किया कि स्टार्ट से इमरान खान को हटा दिया, ऐसे दंगे हुए भाई, चलते रहे, लोगों ने कहा खैर दब जाएगा, लेकिन भाई 2 साल हो गए हैं, जो भी सर उठाता है यकीन करें उसको ऐसा कुचलते हैं कि वो कभी नाम नहीं लेता, चाहे उसमें बच्चे आते हैं चाहे उसमें बड़े आते हैं, उसको मार देते हैं, उसके भाई घर वालों को उठा लेते हैं, ऐसे ही मिशन ये स्टार्ट करते हैं। और इंडिया यहाँ पे का नाम जो सर ने लिया है ना, वो यही चीज़ है। लेकिन ये कि एक बात उनकी आपने नोटिस की हो कि जो उन्होंने कहा है ना कि वो चाहे आप जितना मर्जी आप उनको समझ लें कि वो एक जमहूरियत पसंद है, खासकर जो हमारा एक मेंटली बना हुआ है कि भाई वो देख लो उन्होंने ऋषि सुनाक जो है ना वो वहाँ पे जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो हमारा फलां जाके जो है ना वो CEO बन गया। तो ये चीज़ें वो खुद करते हैं क्योंकि पैक पे तो वो खुद सारा कुछ चला रहे होते हैं ताकि एक जो है ना वो लोगों के अंदर चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पे देख के वाह वाह खा रहे थे और देख लो भाई हमने उधर ग्रिप कर ली उधर ग्रिप कर ली। यार बड़ी कमाल की बातें की है सर ने, अगर कोई समझने वाला हो ना। सही बात हाँ, लेकिन उन्होंने भाई एक जो है ना वो चस करवा दी है। बाकी भाई आप जो मर्जी कह लेना, आने वाला जो 2024 का इलेक्शन है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, दुनिया के लिहाज से भी देखा जाए तो इंडिया के लिहाज से भी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे बात होती है वो कहते हैं कि भाई जस्ट एक दफ़ा हम यहाँ से निकल गए ना, ये जब तक नहीं होता उस वक्त तक आप देखना कैसी कैसी चीज़ें होनी है। एक मामला दबेगा दूसरा आएगा, दूसरा दबेगा तीसरा आएगा, और ऐसे ऐसे आएंगे जो बंदा सोच भी नहीं सकता, बंदे के माइंड में भी नहीं आ सकती कि ऐसी चीज़ें आगे जो है ना वो इंडिया को फेस कर। लेकिन वहाँ पे भी एक कमाल के दिमाग बैठे हो, जहाँ पे इस तरह के दिमाग बैठे हो वहाँ पे इस तरह की साथ कोई शक नहीं। आप देखो ना पहले एक मणिपुर में इन्होंने तबाही मचाई, हम जो नॉर्मल लोग हैं ना हम इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। ये जब चाहे एक उधर एक मतलब का आपको मरवा सकते हैं, जब चाहे एक आपके आप बोलते हैं ना कि ये हमारी इबादत गाह है, ये उनको तबाह कर देंगे, ये हर चीज कर सकते हैं। अब मणिपुर में देख लो, एक इन्होंने भाई मतलब के हर चीज की है, इसमें कोई शक नहीं। अब मणिपुर में जब देखा कि यार एक PM मोदी की उधर एक मतलब के जो एक पॉपुलैरिटी वो कम हो रही है, तो उधर अपोजिशन जा कूद पड़ी, उनको सीने से लगाया, हर चीज उनको
की और यही बोला कि हम आपके सक्के हैं, हमसे बेहतर आपका कोई नहीं है। अब वही मामला हुआ, अब ये मामला थमा तो फिर एक और मामला उठा दिया, अब ये खालिस्तान वाला मामला उठा दिया कनाडा से, जो कि सोच भी नहीं सकता बंदा के इतने मतलब के ओपनली होगा, और ये एक मिनटों में हर चीज़ एक निकाल देंगे, एक एम्बेसडर निकाल देंगे, एक हमारे साथ ओपनली हमारे पर इल्ज़ाम लगा देंगे, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। अब देखो ना, जब G20 हुआ है तो ये खुसर फुसर कर रहे थे, वो ट्रूडो भी कर रहा था, और जो बाइडन है, जो बाइडन का कान कमज़ोर है, उसको एक कान से सुनाई कम देता है, तो पीएम मोदी उसकी साइड पर खड़े थे। 3 दफ़ा पीएम मोदी ने उसको पकड़ा भी, इधर मामा तू इधर के गप्पा शप्पा लगाता है, इधर पिक्चर खिंचा, तो वो भी घुसर फुसर कर रहा था। और मामला यही था, एक मेंशन किया था आपने भाई वो निज्जर को मार दिया, आपने बहुत ज्यादती किया, आप मतलब के एक घुस कर मारते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कंट्रियों के रूल क्या होते हैं और क्या नहीं होता। अब ये हाइपर कर रहे हैं। अब देखो भाई आगे ये क्या करना चाहते हैं। इधर इन्होंने जोकर बैठाए हुए पाकिस्तान में कि आप जब चाहे उनको ऐसे खिला सकते हैं, चाबी मरोड़े, वो एक धन तनातन धन नाचेंगे आपकी तरह। अब देखो ना, एक जब इलेक्शन हुआ था, ये रेजिम चेंज हुआ था, तो भाई एक समझ नहीं लग रही थी कि यार ये एक मुल्क है या एक चाइना की मार्केट है, कि इधर से कोई खरीद रहा है, बोल रहा है कि ये तो बेकार है, इसको रूढ़ी पर फेंक दो, इधर से खरीद रहा है इसको, ये बेकार है, रूढ़ी पर फेंक दो, जो कि नारे लगाते थे बड़े बड़े, हम ऐसा कर देंगे, हम डटे रहेंगे, हम आज़ादी लेंगे। तो वो भाई एक कमरे में उन्होंने भाई एक बैग पकड़ा और एक बबली मार के निकल गए कि आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले। सही बात है। बाकी भाई तो इंडिया में ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी तक नहीं खरीद पा रहे हैं। बिल्कुल मजा आएगा, बड़ा पॉइंट है भाई, गेम खेलेंगे इंडिया इस बार। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।